हम्म। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रूव पर आ जाओ भाई सभी लोग। एक बार बता दो कि आवाज़ हमारी आप तक पहुंच रही है या फिर नहीं पहुंच रही है। जल्दी से बताओ सभी लोग कि आवाज़ हमारी क्लियरली आप तक पहुंच पा रही है या फिर नहीं। सभी लोग बता दो भाई, जल्दी से बता दो सारे लोग कि आवाज़ हमारी आप तक पहुंच रही है या फिर नहीं पहुंच रही है। और अगर आवाज़ पहुंच रही है तो एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर दो भाई। सारे लोग सेशन को एक बार शेयर कर देंगे और बता देंगे सब कुछ क्लियर है तो फिर क्लास को स्टार्ट कर दिया जाए। शेयर कर दो भाई, सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर दो तो जो है क्लास को स्टार्ट किया जाए। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। चलिए तो फिर स्टार्ट करें, एक बार सेशन को शेयर कर देना। आज साइंस का पार्ट 3 और आपको पता है कि जब पिछले दिन हम आपको पढ़ा रहे थे जिसमें हमने आपको 70 प्रश्न करा दिए थे, यानी 71 से हमको पढ़ाना था, है ना। तो चलिए फिर 69 से ये PDF है तो 69 से पढ़ लेते हैं। चलो, पहला प्रश्न है किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है तो आप लोग आंसर क्या करेंगे। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है तो आप आंसर क्या करेंगे, F करेंगे। अगला है मेंडलीव का आवर्त नियम बताना है। अगर मेंडलीव का आवर्त नियम बताने को आ जाए तो आंसर क्या करेंगे। तत्व का भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु भारों की आवर्त फलन होता है। क्या होता है आवर्त नियम। तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु भारों के आवर्त फलन होता है। ठीक है, तो अगला है, अब आते हैं यहाँ से हमको पढ़ना था कि अयस्क किसे कहते हैं। देखो अयस्क जो होता है ये वे खनिज पदार्थ जिनसे धातुओं को सरलता से निष्कर्षित किया जाता है अयस्क कहलाते हैं। जो हमारी धातुएं होती हैं, धातुओं को अयस्क से ही बनाया जाता है। ठीक है, धातुओं को काहे से बनाया जाता है, धातुओं को अयस्क से ही बनाया जाता है। अगला क्या है प्रश्न हमारा, धातु कर्म किसे कहते हैं। तो देखो अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण तथा परिष्करण में शामिल समस्त प्रक्रमों को धातु कर्म कहा जाता है। अगर आपसे धातु कर्म पूछा जाए कि धातु कर्म किसे कहते हैं तो अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण और परिकर्षण में शामिल जो समस्त प्रक्रम होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। हाँ भाई हमारे यहाँ बरसात हुई है ना, एक बार शेयर कर लो सभी लोग। अगला है यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। तो देखो यूरेनियम धातु का निष्कर्षण जो होता है ये पिच ब्लेड से किया जाता है। किससे किया जाता है, पिच ब्लेड। अगला है तांबा के दो अयस्कों के नाम बताने को अगर आ जाए तो तांबा के दो अयस्क होते हैं, क्यूपराइट होता है, एक कॉपर पाइराइट होता है। क्या क्या होते हैं, एक क्यूपराइट होता है, एक कॉपर पाइराइट होता है, याद रखना। अगला आ जाए एलुप्राइट के दो अयस्कों के नाम बताओ तो एलुप्राइट में क्रायोलाइट होता है, एक बॉक्साइट होता है। क्या क्या होता है, क्रायोलाइट और बॉक्साइट। अगला है कैल्शियम के 3 अयस्कों के नाम बताओ। अगर कैल्शियम के 3 अयस्कों के नाम पूछे जाएं तो एक होता है एस्बेस्टास, दूसरा होता है डोलोमाइट, तीसरा होता है जिप्सम। ये कैल्शियम के 3 अयस्क होते हैं। कौन कौन से, एस्बेस्टास, डोलोमाइट और जिप्सम। नेक्स्ट है हार्न सिल्वर किसे कहते हैं। अगर हार्न सिल्वर पूछा जाए तो हार्न सिल्वर क्लोराइड को कहा जाता है। किसको कहते हैं दोस्त, क्लोराइड को। एक बार सभी से निवेदन है मेरा कि सेशन को शेयर कर दो सभी लोग सेशन को शेयर कर दो, फोटो थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, सभी लोग कर दो भाई। अगला है लिथार्ज किसे कहा जाता है। अगर लिथार्ज की बात की जाए तो देखो लिथार्ज जो होता है लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहते हैं। यह एक उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। जो लेड ऑक्साइड होता है इसको क्या कहा जाता है, लिथार्ज कहा जाता है लेड ऑक्साइड को। यह एक उभयधर्मी ऑक्साइड होता है आपका। कैसा होता है, उभयधर्मी।
अगला है सबसे भारी धातु का नाम बताने को आ जाए तो क्या होता है, ओस्मियम। ओएस जो होती है सबसे भारी धातु कही जाती है। ओएस क्या होती है, सबसे भारी धातु। सबसे कठोर धातु का अगर नाम पूछा जाए तो क्या होता है, प्लेटिनम होता है। मेरे यहाँ भी हुई है, बस हर जगह बारिश चल रही है भाई, हर जगह है ना। सबसे कठोर धातु क्या है, प्लेटिनम है। इसके पहले आपको पता ही होगा कि अभी बारिश 2 दिन से हो रही, 2 दिन के पहले जो मौसम था कितना खतरनाक था, इतनी भयंकर वाली गर्मी पड़ रही थी कि सर दर्द होने लगता था। लेकिन अभी 2 दिन से जब से बारिश होना स्टार्ट हुई है तब से क्या है कि सर्दी कम होने लग गई, मतलब गर्मी नहीं होने लग गई। हमको तो कल शाम को भी सर्दी लग रही थी और आज सुबह भी सर्दी लग रही थी, मतलब सर्दी जैसा मौसम होने लगा है। आगे चलो, सुचालक किसे कहते हैं, आपको सुचालक बताना है। तो देखो, सुचालक वो होते हैं जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित होता है, उन्हें सुचालक कहते हैं। जैसे चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, ये सारे के सारे क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। मतलब सुचालक वही होगा भाई जिसमें विद्युत प्रवाहित हो जाए। दिल्ली में, अच्छा भाई दिल्ली में नहीं हो रही होगी, अधिकतर जगहों पे हो रही है, दिल्ली में नहीं हो रही होगी, मान लिया हमने। देखो, चांदी, तांबा और एल्यूमिनियम, मतलब जिसमें विद्युत आसानी से प्रवाहित हो जाए वो क्या हो जाएगा, सुचालक। अगला है सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो चांदी जो है ये दूसरे स्थान पर तांबा आता है। चांदी सबसे अच्छा चालक माना जाता है चांदी को, ठीक है। दूसरे स्थान पे क्या आ जाता है, दूसरे स्थान पर तांबा आ जाता है, ठीक है। अगला है एक आदर्श अमीटर की प्रतिरोध कितना होना चाहिए। एक आदर्श अमीटर जो होता है इसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए। तो एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, तो एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे, कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आगे चलें, चलिए भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। प्रश्न है प्राकृतिक चुंबक रासायनिक रूप से क्या है। अगर आपसे पूछा जाए प्राकृतिक चुंबक रासायनिक रूप से क्या है, भाई बातें ना कोई करो। सर बारिश कन्नौज में ही हो रहा क्या, सर यहाँ तो हो ही नहीं रहा है। अच्छा भाई, नहीं हो रहा है। अब आप लोगों ने बताया, अब हम आप सभी के यहाँ पर भिजवाएंगे, बात करते हैं, फोन लगाते हैं इंद्र भगवान से, फिर भिजवाते हैं। तो देखो, प्राकृतिक चुंबक रासायनिक रूप से लोहे का ऑक्साइड होता है Fe3O4, जिसका रासायनिक सूत्र अगर आपसे पूछ लिया जाए तो रासायनिक सूत्र याद रखेंगे। इसका कोई आकार नहीं होता है, निराकार होता है। जिसका कोई आकार ना हो वो क्या रहता है, निराकार। अगला है चुंबकत्व तो क्या है। देखो, चुंबक का वह गुण जिसके द्वारा वह लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है चुंबकत्व तो कहलाता है। जैसे आपने चुंबक को देखा होगा, अगर आप किसी लोहे में लगा देंगे तो अपनी तरफ आकर्षित करेगी। तो चुंबक का वह यही गुण क्या कहलाता है, चुंबकत्व। चुंबक के सिरों के निकट चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। क्षेत्र चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व नहीं होता है। अगर चुंबक के मध्य की बात करें तो इसमें क्या है, चुंबकत्व नहीं पाया जाता है। अगला है चुंबक के गुण आपको अगर बताने को आ जाए तो आप क्या क्या बताएंगे। तो देखो, चुंबक के गुणों की अगर हम लोग बात करें तो चुंबक के सिरों के मध्य चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। ये क्षेत्र चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। अगर हम लोग बात करें चुंबक के सिरों के मध्य में, तो चुंबक के सिरों के मध्य में चुंबकत्व जो होता है वो अधिक पाया जाता है। ये क्षेत्र चुंबक के क्या होते हैं, ध्रुव होते हैं। अगला है चुंबक के मध्य में चुंबकत्व नहीं होता है। अगला क्या है, चुंबक को क्षैतिज तल में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर ठहरता है। उत्तर की ओर ठहरने वाले ध्रुव को उत्तरी, दक्षिण की ओर ठहरने वाले ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव। अगर आप चुंबक को लटकाते हैं स्वतंत्रता पूर्वक तो हमेशा चुंबक जो होगी वो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर ही ठहरेगी। जो ध्रुव उत्तर दिशा की ओर होगा वो उत्तरी ध्रुव हो जाता है चुंबक का, और जो ध्रुव चुंबक का दक्षिण दिशा की ओर होगा वो दक्षिणी ध्रुव हो जाता है, ठीक है। चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब इन दोनों ध्रुवों के बीच को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसको क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है।
मेरा भैया 30 किलोमीटर है कन्नौज से मेरा घर। आगे चलो, चुंबकीय क्षेत्र क्या है? देखो, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। अगला है ओम एम्पियर वोल्ट में संबंध क्या होता है? वोल्ट बराबर एम्पियर इंटू ओम। आवेश विभवांतर कार्य में संबंध होता है विभवांतर इक्वल टू कार्य बटे आवेश। अगला है मेंडलीव की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग तथा आवर्त? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में 9 वर्ग 7 आवर्त, और आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 7 होते हैं और वर्ग 9 होते हैं। अगला है मेंडलीव के आवर्त के कोई 3 दोष बताने। कितने दोष? 3 दोष। नंबर 1 दोष क्या है? हाइड्रोजन को क्षार धातु एवं हाइड्रोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में रखा गया है। समस्थानिकों के लिए कोई नहीं है। समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया है, जैसे कॉपर हो गया, Hg हो गया, Ag हो गया, Ti हो गया। इन सभी को जो समान गुण वाले तत्व हैं इनको अलग अलग रखा गया। अगला है विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं? ये पूछा जाए तो देखो, किसी तत्व परमाणु की वह क्षमता जिससे वह साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचती है उसे तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ठीक है, तत्व की विद्युत ऋणात्मकता किसे कहा जाता है? किसी तत्व परमाणु की वह क्षमता जिससे वह साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचती है उसे तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। सभी लोग इस चीज को याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए, देखना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्थिर विद्युत आवेश क्या है? अगर आपसे ये पूछा जाए कि भैया ये बताओ स्थिर विद्युत आवेश क्या होता है, तो आप आंसर क्या करेंगे? पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उस पर जो आवेश की मात्रा संचित रहती है उसे स्थिर विद्युत आवेश कहा जाता है। आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को काय से प्रदर्शित करते हैं? आवेश को सदैव क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उस पर जो आवेश की मात्रा संचित रहती है उसको स्थिर विद्युत आवेश कहते हैं, याद रखना। अगला है आवेश कितने प्रकार के? भैया आवेश एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। इसको हम Q से डिनोट करते रहते हैं। Q आपका ही आवेश होता है। ठीक है। अगला है आवेश के आकर्षण तथा प्रतिकर्षण से आप क्या समझते हैं? समान प्रकार के आवेश से प्रतिकर्षण होता है, जैसे प्लस प्लस हो, माइनस माइनस हो। समान प्रकार के आवेश होने चाहिए। विपरीत आवेश के मध्य आकर्षण रहता है, जैसे प्लस माइनस आवेश के मध्य, है ना। अगर विपरीत है तो आकर्षण, समान है तो प्रतिकर्षण। ठीक है। अगला है चुंबकीय बल रेखाओं की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अगर आपसे चुंबकीय बल रेखाओं की 2 प्रमुख विशेषताएं पूछी जाएं, नंबर 1 करेंगे ये समांतर बल रेखाएं होती हैं, नंबर 2 करेंगे एन से एस की ओर जाती हैं। ठीक है। 1 एम्पियर से क्या तात्पर्य है? अगर ये लिखने को आ जाए तो 1 सेकेंड में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा को 1 एम्पियर कहते हैं। किसको? 1 सेकेंड में प्रवाहित जो विद्युत आवेश की मात्रा होती है इसी को। ठीक है। राधे राधे सर जी, टाइम बता दीजिए, हमारी क्लास मिस हो जाती है। सब क्लास स्टार्ट कर दो सर। भाई आरती आज पूरी पूजा मैम भी लेंगी क्लास जब उनके पास समय होगा, हमने बात की थी आज, तो देखते हैं फिर क्लास आपकी करवाते हैं। ठीक है। ठीक है भाई। सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? अगर ये पूछा जाए तो जो मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन कर लेते हैं उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। और देखो अपनी क्लास का हम टाइम बता दें। सबसे पहले एक क्लास 12 बजे हिंदी की होती है, एक क्लास 2 बजे विज्ञान की हो सकती है या दूसरे किसी सब्जेक्ट की हो सकती है, 4 बजे मैथ की चलती है, 9 बजे एसएसटी की हो सकती है, इस जगह पे दूसरे सब्जेक्ट की भी हो सकती है। तो अभी इन क्लासों में आप आइए। सुबह 9 बजे टीईटी के लिए मैथ चलता है, चाहे पीईटी चाहे टीईटी। ठीक है। तो आ जाए करिए 9 बजे भी। और हो सकता है आज 8 बजे से यूपी जीके स्टार्ट हो, अगर आज नहीं हुई तो कल से तो स्टार्ट ही है आपकी 8 बजे यूपी जीके। ठीक है। तो ये क्लासों के समय याद रखिए, सभी लोग आया करिए। अगला है अयस्क के सांद्रण के दौरान गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियों को दूर किया जाता है? तो आप आंसर क्या करेंगे?
जिनका घनत्व उनकी अशुद्धियों से ज़्यादा होता है उनको। किनको? जिनका घनत्व उनकी अशुद्धियों से ज़्यादा। एड्स का पूरा नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो एड्स क्या होता है? एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक और आपने नाम सुना होगा HIV। HIV क्या होता है? ह्यूमन एमिनो वायरस। ठीक है, अगर HIV मिल जाए तो ह्यूमन एमिनो वायरस, एड्स मिल जाए एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सर्वदाता व सर्वग्राही रक्त वर्ग कौन कौन से हैं? O सर्वदाता है, AB सर्वग्राही है, याद रखना। अगला है विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित करने की अगर बात आ जाए तो देखो, किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण है जो दर्शाता है कि वह परमाणु किसी सहसंयोजी संबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम है, इसे X से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस बी विषाणुओं के कारण होने वाला लीवर का एक गंभीर संक्रामक रोग है जिसे टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। तो जो हेपेटाइटिस बी जो है इसको टीके के माध्यम से रोका भी जा सकता है। ये लीवर में होने वाला एक विषाणुओं से होने वाला एक रोग होता है जो हेपेटाइटिस बी है, याद रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है देखते हैं। प्रश्न है खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं? तो देखो, खाद्य श्रृंखला जब सीधी ना होकर जटिल हो जाती है तब एक प्रकार के जीव कई प्रकार का भोजन या एक प्रकार के जीव कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है। तो एक जाल बन जाता है जिसे खाद्य जाल कहते हैं। देखो, खाद्य जाल क्या होता है? सांद्रण। सांद्रण का मतलब पूछ रहे हो? देखो भाई, किस क्वेश्चन में था ये बताओ। क्या सांद्रण या सांद्रण पूछ रहे हो? क्या पूछ रहे हो? या सियानो या संक्रामक पूछना चाहते हो? क्या पूछना चाहते हो? आपका बात हमारे समझ में नहीं आ रहा है, एक बार बताएं, तब तक हम बताते हैं। खाद्य जाल देखो क्या होता है। खाद्य जाल जो होता है ये सीधा ना होकर एक जटिल होता है। एक प्रकार के जीव कई प्रकार का भोजन या एक प्रकार के जीव कई प्रकार के जीवों को खाते हैं तो एक जाल बन जाता है। जैसे अब देखो, श्रृंखला में क्या होता है? क्लियर होता है कि सबसे पहले उत्पादक होंगे, उत्पादकों को प्राथमिक उपभोक्ता खाएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता में भी क्लियर है कि शाकाहारी ही होते हैं, फिर प्राथमिक उपभोक्ताओं को द्वितीयक उपभोक्ता खाएंगे। मतलब एक तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हैं। द्वितीयक उपभोक्ताओं को तृतीयक उपभोक्ता खाएंगे, सब कुछ पहले से सेट है। लेकिन जाल में ऐसा नहीं है, एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है, वो किसी को खा रहा, वो किसी को खा रहा, कुछ भी क्लियर नहीं है। तो जहाँ पर पूरा जाल हो वहाँ पर क्या हो जाएगा? खाद्य जाल हो जाएगा। जहाँ पर श्रृंखला बाई चले वहाँ पर क्या हो जाएगा? श्रृंखला हो जाएगा। ठीक है। विद्युत के दो सुचालक और दो कुचालक पदार्थों के नाम लिखिए अगर ये पूछा जाए तो। देखो, विद्युत के दो सुचालक कौन कौन से होते हैं? एक सोना और एक एल्यूमिनियम होता है। और विद्युत के दो कुचालक कौन कौन से होते हैं? रबड़ और प्लास्टिक होता है। कौन कौन से होते हैं? रबड़ और प्लास्टिक। अब देखो, एक चीज ये समझो, सुचालक वो होगा जिसमें आप ऐसे भी समझ सकते हो, सुचालक आप उसे कह सकते हैं जिसमें विद्युत चले। ठीक है, जिसमें विद्युत चलेगी नहीं, मतलब जिसमें विद्युत प्रवाहित ही नहीं होगी, वो आपका सुचालक नहीं होता है, वो क्या होता है? कुचालक होता है। तो इस चीज को आप लोग याद रखना। ठीक है, आगे चलें। अब तो जान गए होगे विद्युत का सुचालक क्या है, कुचालक क्या है। चलो, अब देखो, महिमा जी ये पूछ रही थी सर कि सांद्रण क्या होता है, यही तो पूछ रहे हैं। राधे राधे सर जी, टाइम बता दीजिए। टाइम तो हमने बता दिया है। अयस्क का सांद्रण पूछ रही है महिमा त्रिपाठी जी, यही तो पूछा है, अयस्क का सांद्रण। देखो, अयस्क का सांद्रण क्या होता है आपको हम बता दें। आपने हाई स्कूल 9th-10th में पढ़ा होगा। मतलब कोई भी चीज होता है, कोई भी खनिज होता है जिसको आपने देखा होगा, इसको अशुद्धियों से पृथक किया जाता है। किया जाता है अशुद्धियों से, क्या किया जाता है? पृथक किया जाता है। इसी खनिज को या अयस्क को अशुद्धियों से पृथक करने की जो विधि होती है, यही तो अयस्क का सांद्रण कहलाती है। मतलब अशुद्धियों को अलग करना ही तो अयस्क का सांद्रण होता है। अयस्क से ही खनिज प्राप्त होते हैं और खनिज से ही धातुएं प्राप्त होती हैं। ये चीज तो सभी लोग जानते ही होंगे।
अगर ये चीज जानते हैं तो फिर आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि अयस्क का सांद्रण, अयस्क से अशुद्धियों को पृथक करना, अलग करना ही क्या कहलाता है, अयस्क का सांद्रण। लोहे में जंग लगने से भार बढ़ता है। हाँ भाई, लोहे में जंग लगने से भार बढ़ता है, सीधी सी बात है। देखो, धातु गैल्वेनीकरण प्रक्रिया क्या है। लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते में डुबा देते हैं, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की पतली परत जम जाती है। इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। घरों में के लिए गैल्वेनीकरण किया जाता है। ठीक है भाई, तो गैल्वेनीकरण क्या होता है, धातुओं से गैल्वेनीकरण। लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते में डुबो दिया। ठीक है, जिसके कारण जो लोहा होता है उस पर जस्ते की पतली पतली परत जम जाती है। इसी को क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण। क्योंकि आपने देखा होगा जंग लोहे में तभी लगती है, जैसे हम कहते हैं कि अगर आप लोहे पे जो आपके दरवाजे होते हैं लोहे के, या कोई लोग बाहर मतलब कुछ भी समझ लो, लोहे की रेलिंग लगवा देते हैं, तो उस पर क्या कर देते हैं, प्राइमर करते हैं, फिर पेंट करते हैं। 2 कोट प्राइमर के, 2 कोट पेंट के करने के बाद में क्या होता है, फिर जंग नहीं लगता है ना। क्या नहीं लगता है, जंग नहीं लगता है। चलो भाई आगे चलें। मानव के रक्त वर्ग के प्रकार तथा उसमें पाए जाने वाले प्रजनन और प्रतिरक्षी को भी लिखना है। ठीक है, किसको किसको, मानव के रक्त वर्ग के प्रकार तथा उसमें पाए जाने वाले प्रतिजन और प्रतिरक्षी को भी लिखना है यहाँ। ठीक है भाई, तो देखो मानव में 4 प्रकार के रक्त वर्ग पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक ब्लड ग्रुप ए पाया जाता है, एक ब्लड ग्रुप बी पाया जाता है, एक ब्लड ग्रुप ए बी पाया जाता है, एक ब्लड ग्रुप ओ पाया जाता है। ये मानव में 4 प्रकार के रक्त वर्ग पाए जाते हैं। आपको ये याद रखने, कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। प्रतिजन ए बी दोनों होते हैं, प्रतिरक्षी ए बी कोई नहीं होता है। ठीक है, आगे चलो। विद्युत धारा किसे कहते हैं, आपसे अगर ये पूछा जाए तो विद्युत धारा जो होती है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसकी एसआई इकाई जो होती है, यूनिट जो होता है, मात्रक जो होता है, वो जूल होता है। किसको कहा जाता है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसकी एसआई इकाई एम्पियर होती है। खनिज तथा अयस्क के क्या पर्याय है, तो खनिज से क्या है, धातुओं के वे ठोस यौगिक जो प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। उदाहरण के तौर पर NaCl है, KCl है, CaCO3 है, ये उदाहरण के तौर पे आप लिख सकते हैं। अयस्क, उन शैलों को अयस्क कहते हैं जिनमें वे खनिज हो, जिनमें कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व हो। अयस्कों को खनन करके बाहर लाया जाता है, फिर इनका शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्व लिए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर बॉक्साइड हो गया, सिल्वर हो गया, कोरंडम हो गया, तो ये आपके हो जाएंगे। ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा भाई क्लास इसी महीने के अंत तक रिजल्ट आने के चांसेस हैं। अगर नहीं आया तो फिर तो अक्टूबर शुरुआत में तो आ ही जाएगा। पृथ्वी से सभी पौधे समाप्त हो गए तो जंतु जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मानव जीवन व जंतु जगत समाप्त हो जाएगा। भाई अगर पृथ्वी से सभी पौधे, जंतु जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर पौधे समाप्त हो जाएंगे तो भाई पूरा मानव जीवन, जंतु जगत ही समाप्त हो जाएगा। और हमारी पृथ्वी से सारे जंतु जगत समाप्त हो जाएं, पेड़ पौधे ना भी समाप्त हो, तब भी मानव जीवन और पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे। अगर हमारे जीव यहाँ से जीव जंतु जो हैं, मतलब जो जानवर हैं, जो पक्षी हैं, अगर ये सारे समाप्त हो जाएं तो आप ये सोचो कि मनुष्य बच जाएंगे, मनुष्य भी नहीं बचेंगे, अपने आप खत्म हो जाएंगे, है ना। पृथ्वी पर जीवन तभी तक है जब तक पूरा पृथ्वी का संतुलन बना हुआ है। संतुलन अगर पृथ्वी का बिगड़ा थोड़ा भी तो पूरा जीवन खतरे में आ जाएगा। ये मत सोचना जो लोग पक्षियों को मारते हैं, जानवरों को मार देते हैं, वो ये ना समझें कि अगर उनको आप मार देंगे तो तुम बच जाओगे, तो कदापि नहीं बचोगे।
क्योंकि ये चीज याद रखना, जिस दिन हमारी पृथ्वी से जानवर समाप्त हो गए उस दिन मानव जीवन भी समाप्त हो जाएगा। मानव भी तभी है जब पृथ्वी पर जानवर है, जानवर नहीं तो मानव नहीं। मानव जीवन व जंतु जगत समाप्त हो जाएगा। ठीक है भाई। हीमोग्लोबिन से आप क्या समझते हैं, इसके कार्य आपको बताने हैं। ठीक है भाई। हीमोग्लोबिन वह पदार्थ है जिससे रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना है, हीम धन ग्लोबन। ठीक है। यहाँ हीम का संबंध रंगा पदार्थ अर्थात आयरन से है और ग्लोबिन का संबंध ग्लोब्यूलर प्रोटीन से है। ठीक है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रुधिर का रंग लाल होता है। ठीक है। हीमोग्लोबिन के कारण ही कैसा होता है, रुधिर का रंग लाल रहता है। हीमोग्लोबिन के अगर कार्य पूछ लिए जाए आपसे तो हीमोग्लोबिन के कारण प्राणियों का रुधिर लाल होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के संवहन में सहायता भी करता है। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से सहयोग करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। ठीक है भाई। एड्स क्या है अगर इसको हम लोग जाने तो एड्स जो होता है इसका पूरा नाम एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एड्स एक सिंड्रोम है अर्थात एड्स विभिन्न बीमारियों का समूह है। सिंड्रोम का आशय होता है बीमारियों का समूह। अतः सामान्य धारणा बनी हुई है कि एड्स एक बीमारी नहीं बल्कि सिंड्रोम है। सिंड्रोम का अभिप्राय होता है एड्स एक विषाणु से उत्पन्न होने वाला रोग जिसको HIV कहते हैं। HIV का पूरा नाम ह्यूमन एमिनो डिफिशियंसी वायरस होता है या ह्यूमन अमीनो वायरस भी कह सकते हैं, मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता विषाणु। ठीक है। एड्स का वायरस HIV का लक्ष्य कोशिका T4 लिम्फोसाइट्स है। यह लिम्फोसाइट्स मानव में प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाती है, परंतु HIV वायरस T4 लिम्फोसाइट्स को लक्ष्य मानकर प्रतिरोध तंत्र को निर्बल बना देता है, जिससे एड्स पीड़ित व्यक्ति में विभिन्न बीमारियां हो जाती हैं। एड्स रोग का पता 1981 में चला था। 1982 में एड्स का वायरस HIV भी संज्ञान में आया। ठीक है। HIV की अगर संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ HIV जो होता है वो गोलाकार संरचना होती है। इसका व्यास 90 से 120 नैनोमीटर होता है। HIV के वायरस का आवरण कोशिका कला की भांति दो परतों का बना होता है। इससे ग्लाइको प्रोटीन की बनी खूंटी जैसी संरचनाएं निकलती हैं। HIV के पास 2 की संख्या में एक सूत्री RNA होता है। इस RNA से प्रतिवर्ती ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम संयुक्त रहता है। एड्स के कारण क्या हो सकते हैं जिस वजह से एड्स हो जाता है मनुष्य में, तो एड्स का प्रमुख कारण होता है एड्स पीड़ित के साथ लैंगिक सहवास यानी सेक्स के कारण एड्स हो सकता है। ठीक है। एड्स पीड़ित अगर कोई है उसके साथ अगर लैंगिक सहवास किया जाता है तो उस व्यक्ति को भी एड्स हो जाएगा जिसने ऐसा किया। आगे चलो, दूसरा कारण क्या हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है मादक पदार्थों के आदि व्यक्तियों द्वारा साझा इंजेक्शन सुई या डॉक्टरों द्वारा साझा इंजेक्शन सुई का प्रयोग करने से भी एड्स फैलता है। अगर मान लो कोई व्यक्ति है मादक पदार्थों का आदी है, जो नशीले पदार्थ होते हैं, उसके जो इंजेक्शन लगाया गया है उसी इंजेक्शन का प्रयोग डॉक्टर ने दूसरे पर कर दिया है तो यह भी एड्स फैलाने का एक कारण बन जाएगा। ठीक है। एड्स के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित होते हैं। क्या क्या होते हैं। इस रोग में व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है। जिस व्यक्ति को एड्स हो जाएगा उसके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है, वो व्यक्ति रोगों से लड़ नहीं सकता है। और जो व्यक्ति रोगों से नहीं लड़ पाएगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, रोग जो भी होंगे उसके ऊपर हावी होंगी बीमारियां, मृत्यु हो जाएगी। व्यक्ति को एक बार जो भी रोग हो जाता है वो ठीक नहीं होता है। देखो वही बात आ गई, मतलब अगर एक बार व्यक्ति को बीमारी कोई हो गई तो वो ठीक नहीं होती, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता ही नहीं बची है तो फिर क्या होगा, बीमारियां तो हावी होंगी और हावी होंगी, सही भी नहीं होंगी। हाँ, एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं। एड्स से बचाव क्या हो सकते हैं, असुरक्षित सहवास से बचना चाहिए। ठीक है। नशीले पदार्थों को इंजेक्शन द्वारा ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो नशीले पदार्थ होते हैं इनको इंजेक्शन के माध्यम से आपको ग्रहण नहीं करना है। और लैंगिक जो क्रियाएं होती हैं
उनसे बचना चाहिए अगर किसी को एड्स है तो। एड्स के विषाणु यानी एचआईवी का नामांकित चित्र आपके सामने है, सभी लोग देख सकते हैं। ये लो देखो, ठीक है। अगर बनाने को आ जाए तो इस प्रकार का ही आप बनाएंगे, आराम से आप बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। इसके अंदर जो ये आरएनए है, ये जो है आरएनए बना लेना सबसे पहले। आरएनए बनाने के बाद में ये आरएनए है, फिर इस प्रकार से लच्छी सी बना लेना, ये काप्सिड होता है, इसको आप आराम से बना लेना जोड़ के, ठीक है। इस प्रकार से एक इसके बाहर भी और बनाना पड़ेगा, ऐसे बना लेना, आराम से बना लोगे। जब आप इसको देखोगे तो आराम से बना लोगे, मतलब दिमाग में बैठा लोगे, ठीक है। विद्युत धारा, प्रतिरोध तथा विभव एवं विभवांतर को स्पष्ट करिए। विद्युत धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह के समय की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश का प्रवाह चालक तार में होता है। विद्युत धारा I से व्यक्त करते हैं, I बराबर Q/T होता है, ठीक है। I बराबर क्या होता है? Q/T होता है। भाई एक बार लाइक करो क्लास को, जिसने भी लाइक ना किया हो लाइक कर लो। ये लास्ट पन्ना है महिमा जी, इसको और पढ़ लीजिए, बस क्लास खत्म। विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, मात्रक एम्पियर या कूलाम सेकंड आप कह सकते हैं। प्रतिरोध क्या होता है? विद्युत धारा के मार्ग में हुए अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं, इसे इस कैपिटल R से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा इक्वल टू विभवांतर बटे प्रतिरोध होता है, मात्रक इसका ओम होता है, ठीक है। विभव क्या होता है? अनंत से एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। अगर विद्युत विभव पूछा जाए तो मात्रक विद्युत विभव का क्या होता है? वोल्ट होता है। अगर आपसे मात्रक पूछा जाता है तो क्या करेंगे? वोल्ट। विभवांतर, किसी चालक के दो बिंदुओं के मध्य एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर 1 वोल्ट होगा। या किसी चालक में दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर उन बिंदुओं के बीच प्रति एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य के समांतर होता है, तो विभवांतर इक्वल टू कार्य बटे आवेश होता है, W/Q। मात्रक इसका भी वोल्ट ही होता है। इसके बाद एक चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? प्रतिरोध को किन किन क्रमों में जोड़ा जा सकता है? तो भाई यह सवाल आपने खूब लगाए होंगे। देखो, नंबर 1 बात निर्भर करता है प्रतिरोध के संयोजन पर। प्रतिरोध के 2 क्रमों में जोड़ा जाएगा, एक तो समांतर क्रम और एक श्रेणी क्रम। समांतर क्रम हमेशा बटे में चलता है, श्रेणी क्रम हमेशा श्रेणी में चलता है, लाइन में। समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। समांतर क्रम का सूत्र ये होता है 1/R टोटल, RT मतलब पूरे का टोटल, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट डॉट, जितने भी हो प्रतिरोध उतने, ठीक है। ये आपको 3 प्रतिरोध दिए जाए तो 3 तक लिखना, आपको 4 प्रतिरोध दिए जाए तो 4 तक लिखना, ठीक है। श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध के कुल योग के बराबर होता है, जिस प्रकार से R बराबर R1 R2 R3 R4 R5 मतलब जितने भी प्रतिरोध हो उतने, ठीक है। ओम के नियम का एक प्रयोग द्वारा सत्यापन, ये आपको आगे कल पढ़ाएंगे, ठीक है। पूरा क्वेश्चन आज के क्वेश्चन में इतना ही, ठीक। आज की क्लास में इतना ही। बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक बार बता दीजिए, लाइक कर देना एक बार, जिसने भी लाइक ना किया हो। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता ही है। और फिर आपको मिलेंगे अभी 4 बजे मैथ की क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर। सभी लोग लाइक कर लेना, दोस्तों को बता देना। जय हिंद, वंदे मातरम।